पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। हाँ, मतलब एक कुत्ते को दौड़ते हुए देखो तो जवाब एकदम साफ है, वो जिंदा है। बिल्कुल। लेकिन अगर वही कुत्ता सो रहा हो तो तब क्या? तब हम शायद उसकी सांस देखेंगे, छाती का ऊपर नीचे होना। हाँ, हम उसे सांस लेते हुए देखते हैं और समझ जाते हैं। पर पौधों का क्या? उनकी हरी पत्तियां। हाँ, हरी पत्तियां देखकर लगता है कि वो जिंदा हैं। लेकिन उन पौधों का क्या जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती, या वो जो इतनी धीरे धीरे बढ़ते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता? यही वो जगह है जहां हमें थोड़ा और गहराई में जाना पड़ता है। तो आज हम इसी सबसे बुनियादी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। जीवन असल में है क्या? हमारे हाथ में विज्ञान की एक किताब का अध्याय है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, यानी लाइफ प्रोसेसेस। और हमारा मकसद इस अध्याय से उन सबसे दिलचस्प बातों को निकालना है जो ये समझाती हैं कि जीवन को चलाने वाली ये मशीनरी असल में काम कैसे करती है। चलिए इस मशीन के पुर्जे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात, किसी भी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, चाहे वो गाड़ी हो या हमारा शरीर। और ये ऊर्जा आती है भोजन से। स्रोत बताता है कि जीव जंतु दो मुख्य तरीकों से अपना पेट भरते हैं। ये तो स्कूल में भी पढ़ा था, पर इसके पीछे का लॉजिक बड़ा दिलचस्प है। हाँ, तो पहले हैं स्वापोशी या ऑटोट्रॉप्स, मतलब वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे हरे पौधे। बिल्कुल। इन्हें आप दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर्ड किचन समझ सकती हैं। वे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से पानी लेते हैं और सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके अपना भोजन यानी ग्लूकोज तैयार कर लेते हैं। और इसी कमाल की प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सही कहा। और दूसरे हम जैसे लोग हैं जिन्हें श्रुत विषमपोषी या हेट्रोट्रॉफ्स कहता है, यानी जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। हाँ, या तो हम सीधे पौधों को खाते हैं या उन जानवरों को खाते हैं जिन्होंने पौधे खाए हैं। मतलब घुमा फिराकर हम सब सूरज की ऊर्जा ही चुरा रहे हैं। हाँ, एक तरह से हाँ, हम सब उसी सोलर एनर्जी पर चल रहे हैं, बस हमारा तरीका अलग है। तो चलिए हम इंसानों की ही बात करते हैं। जब हम कुछ खाते हैं, मान लीजिए एक रोटी का टुकड़ा, तो यह हमारे शरीर में एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है। ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है? मुझे लगता था पेट से, पर स्रोत कहता है कि कहानी तो मुंह से ही शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। जैसे ही हम रोटी का टुकड़ा चबाना शुरू करते हैं, हमारे मुंह में जो लार या सलाइवा बनता है, उसमें एक खास एंजाइम होता है। एंजाइम? ये क्या होता है? एंजाइम को आप शरीर की कैंची समझ सकते हैं, जो बड़ी बड़ी चीजों को छोटे, इस्तेमाल करने लायक टुकड़ों में काटती है। अच्छा। तो इस एंजाइम का नाम है लार एमिलेज। ये एमिलेज कैंची रोटी के स्टार्च को, जो कि एक लंबा धागा है, उसे काटना शुरू कर देती है और चीनी के छोटे छोटे दानों में बदल देती है। ओह, अच्छा, इसीलिए ज्यादा देर तक रोटी चबाने पर वो मीठी लगने लगती है। बिल्कुल। पाचन की असली शुरुआत असल में यहीं से हो जाती है। तो पेट में पहुंचने से पहले ही काम शुरू, फिर भोजन पेट में पहुंचता है, जिसे स्रोत में अमाशय कहा गया है। यहाँ क्या होता है? मैंने सुना है यहाँ एसिड होता है। हाँ, और वो भी बहुत शक्तिशाली हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेट एक तरह का मजबूत मस्कुलर मिक्सर ग्राइंडर है। मिक्सर ग्राइंडर? हाँ, यह भोजन को मथता है और उसमें एसिड और एक दूसरा एंजाइम पेप्सिन मिलाता है। पेप्सिन की खासियत यह है कि यह प्रोटीन को पचाता है, जैसे दाल या मांस में मिलने वाले प्रोटीन। लेकिन एक मिनट, अगर पेट में इतना तेज एसिड है तो पेट खुद को ही क्यों नहीं पचा लेता? हाँ, ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। ये तो ऐसा हुआ है जैसे मिक्सर का ब्लेड खुद जार को ही काटने लगे। इसका जवाब है श्लेष्मा, यानी म्यूकस की एक मोटी परत। ये परत पेट के अंदरूनी दीवारों पर एक कवच की तरह काम करती है और उसे अपने ही एसिड और एंजाइम से बचाती है। वाह! कभी-कभी जब ये संतुलन बिगड़ जाता है, एसिड ज्यादा बनने लगता है या ये परत कमजोर हो जाती है, तो हमें एसिडिटी या जलन महसूस होती है। वाह! तो पेट एक तरह का मिक्सर ग्राइंडर है जो खुद को बचाने के लिए सेल्फ कोटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। आप ऐसा कह सकती हैं। तो पेट में प्रोटीन पच गया, लेकिन ये तो बस एक पड़ाव है। असली काम तो आगे होता होगा ना? बिल्कुल। इसके बाद भोजन जाता है छोटी आंत में। शुद्रांत्र। हाँ, तकनीकी भाषा में शुद्रांत्र। नाम भले ही छोटी आंत हो, पर यह हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है, करीब 6 मीटर तक। 6 मीटर? हाँ, यहीं पर असली जादू होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट यानी वसा का पूरा पाचन यहीं खत्म होता है। इस काम में 2 और अंग मदद करते हैं, यकृत
यानी लिवर और अग्न्याशय यानी पैंक्रियास। वो कैसे? ये दोनों अपनी अपनी पाचक रसों की फैक्ट्रियों से पाइपलाइन के जरिए छोटी आंत में जूस भेजते हैं, जो भोजन को उसके सबसे छोटे कणों में तोड़ देते हैं। स्रोत में एक बहुत मजेदार बात लिखी है कि शाकाहारी जानवर जैसे गाय की छोटी आंत लंबी होती है, जबकि बाघ जैसे मांसाहारी जानवरों की छोटी। ऐसा क्यों? इसकी वजह है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। हाँ, घास फूस में सेल्यूलोज होता है जिसे पचाना बहुत मुश्किल काम है। उसे तोड़ने के लिए ज्यादा समय और ज्यादा सतन की जरूरत होती है, इसलिए उनकी आंत लंबी होती है। अच्छा। वहीं मांस पचाना तुलना में आसान है, तो बाघ का काम छोटी आंत से ही चल जाता है। ये विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे शरीर अपनी जरूरत के हिसाब से ढल जाता है। तो ठीक है, भोजन पचकर अपने सबसे छोटे रूप यानी ग्लूकोज में बदल गया, लेकिन ये तो सिर्फ कच्चा माल है। बिल्कुल। इससे ऊर्जा कैसे बनती है? यहाँ पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। यहीं पर श्वसन यानी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया काम आती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि श्वसन सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है। वो तो बस गैसों का आना जाना है। सही कहा। असली श्वसन हमारी हर कोशिका के अंदर होता है। ये एक केमिकल फैक्ट्री की तरह है, जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से जलाकर ऊर्जा निकाली जाती है। और ये ऊर्जा कहाँ जमा होती है? ये ऊर्जा एटीपी नाम के छोटे छोटे रिचार्जेबल बैटरी पैक में चार्ज होकर जमा हो जाती है। एटीपी? हाँ, एटीपी। जब भी कोशिका को कोई काम करना होता है, मांसपेशियों को सिकोड़ना हो, सोचना हो या कुछ नया बनाना हो, वो बस एक एटीपी बैटरी पैक का इस्तेमाल कर लेती है। अच्छा, इसीलिए एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये हर काम के लिए खर्च होती है। तो जब हम तेज दौड़ते हैं और हमारी सांस फूलने लगती है, तब क्या होता है? स्रोत में लैक्टिक एसिड का जिक्र है। बहुत अच्छा सवाल है। आमतौर पर जब ऑक्सीजन भरपूर होती है तो ग्लूकोज पूरी तरह टूटता है और हमें ढेर सारे एटीपी बैटरी पैक मिलते हैं। ठीक है। इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है। लेकिन जब आप अचानक तेज दौड़ती हैं, तो आपकी मांसपेशियों को जितनी जल्दी ऊर्जा चाहिए, उतनी जल्दी खून वहां तक ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पाता। हाँ, ऐसा होता है। जब मांसपेशियां एक शॉर्टकट अपनाती हैं, वे बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर देती हैं। इससे ऊर्जा तो फटाफट मिल जाती है, लेकिन साइड इफेक्ट के तौर पर लैक्टिक एसिड नाम का एक केमिकल बनता है। और यही एसिड जब मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो हमें दर्द या क्रैम्प महसूस होता है। अरे वाह! तो अगली बार जब दौड़ने पर पैरों में दर्द होगा तो मुझे पता होगा कि मेरी मांसपेशियां इमरजेंसी मोड में काम कर रही थीं। बिल्कुल। तो ये एक शानदार प्रक्रिया है। लेकिन ये ऊर्जा एक ही जगह बनकर क्या करेगी? इसे तो शरीर के कोने कोने में पहुंचाना होगा। हाँ, दिमाग से लेकर पैर के नाखून तक। हमारे जैसे खरबों कोशिकाओं वाले शरीर में ये सप्लाई चेन कैसे काम करती है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसका समाधान हमारे शरीर के परिवहन तंत्र यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ने निकाला है। स्रोत में एक ऐसा तथ्य है जो सच में दिमाग हिला देता है। अच्छा, क्या है वो? अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन सिर्फ विसरण यानी डिफ्यूजन के जरिए फैलती, जैसे पानी में स्याही की बूंद फैलती है, वैसे? हाँ, बिल्कुल वैसे, तो फेफड़ों से ऑक्सीजन के एक अणु को हमारे पैर के अंगूठे तक पहुंचने में अनुमानतः 3 साल लग जाते हैं। क्या 3 साल? हाँ, 3 साल। इसका मतलब तो ये हुआ कि बिना किसी तेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हम जैसे बड़े और जटिल जीव बन ही नहीं सकते थे। बिल्कुल, हम शायद समुद्र में तैरने वाले किसी अमीबा जैसे छोटे से जीव तक ही सीमित रहते। ये तो हमारे अस्तित्व की शर्त है। हाँ, ये विकास का एक बहुत बड़ा कदम था और इसका समाधान है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, टैक्सी कह सकते हैं। सुपरफास्ट टैक्सी। हाँ, ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़ता है और खून के बहाव के साथ सेकंडों में शरीर के हर हिस्से तक पहुंचा देता है। और इस बहाव को बनाए रखने का काम करता है हमारा पंप, हमारा दिल, हमारा हृदय। दिल के बारे में भी स्रोत में दोहरे परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन के बारे में बताया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे शरीर में खून दिल से 2 बार होकर गुजरता है। इंसानों और पक्षियों का दिल 4 हिस्सों या चेम्बर्स में बटा होता है। 4 चेम्बर? हाँ, एक तरफ ऑक्सीजन वाला साफ खून बहता है और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड वाला गंदा खून। ये बंटवारा बहुत जरूरी है क्योंकि ये दोनों तरह के खून को मिलने नहीं देता। तो ये दोहरा परिसंचरण एक तरह का हाईवे सिस्टम है जहां साफ और गंदे ट्रैफिक के लिए अलग अलग लेन है। हा, आप इसे बिल्कुल ऐसा समझ सकती हैं ताकि कोई जाम ना लगे और डिलीवरी हमेशा तेज रहे। सही है। इसी कुशल सिस्टम की वजह से हमारे शरीर को लगातार भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम ढेर सारी ऊर्जा बना पाते हैं। यही ऊर्जा हमें अपना शरीर गर्म रखने में मदद करती है। अच्छा, इसीलिए हम गर्म खून वाले जीव हैं। बिल्कुल।
इसके तुलना में मछली के दिल में सिर्फ 2 चेम्बर होते हैं और सरीसृप जैसे छिपकली में 3। तो उन्हें अपने शरीर को गर्म रखने के लिए धूप सेकनी पड़ती है। सही पकड़ा। ये तो एक बहुत बड़ा विकासावधि अपग्रेड है। लेकिन पौधों का क्या? उनके पास तो दिल नहीं होता। फिर उनमें पानी और भोजन कैसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाता है? किसी ऊंचे पेड़ की चोटी तक पानी कैसे पहुंचता है? पौधों का सिस्टम हमसे अलग पर उतना ही शानदार है। उनके पास 2 तरह के पाइपलाइन नेटवर्क होते हैं। पहला है जाइलम। इसका काम है जड़ों से पानी और मिनरल्स को खींचकर पत्तियों तक पहुंचाना। ये काम मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन नाम की एक प्रक्रिया से होता है। वाष्पोत्सर्जन? ये तो बड़ा भारी शब्द है। प्रक्रिया बहुत सरल है। पत्तियों की सतह पे छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे पानी लगातार भाप बनकर उड़ता रहता है। ठीक है। जब एक अणु उड़ता है तो वो अपने पीछे वाले अणु को खींचता है और वो अपने पीछे वाले को। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप स्ट्रॉ से जूस पीती हैं। अच्छा, जैसे स्ट्रॉ से खींचते हैं? हाँ, आप ऊपर से हवा खींचती हैं और जूस ऊपर चढ़ने लगता है। पेड़ में ये खिंचाव सूरज की गर्मी से पैदा होता है जो पानी को ऊपर खींचता है। यानी पेड़ का हर पत्ता एक छोटा सा वैक्यूम पंप है। बिल्कुल। और दूसरा नेटवर्क? दूसरा है फ्लोएम। सही। ये पौधे का फूड डिलीवरी नेटवर्क है। पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाती हैं, फ्लोएम उसे पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाता है, जड़ों तक, फलों तक, फूलों तक। और दिलचस्प बात यह है कि इस डिलीवरी में ऊर्जा खर्च होती है। हाँ, यहाँ पौधे अपने ATP बैटरी पैक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने खाना पचाकर ऊर्जा बनाई और उसे पूरे शरीर में पहुंचा भी दिया। लेकिन जब इतनी सारी केमिकल फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो जाहिर है कि कुछ बेकार जहरीला कचरा भी बनता होगा। हाँ, बिल्कुल। शरीर इस कचरे से कैसे निपटता है? हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है? इस प्रक्रिया को उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। इंसानों में ये काम मुख्य रूप से हमारी किडनी, जिन्हें वृक्क भी कहते हैं, करती हैं। किडनी? हाँ, किडनी हमारे खून को छानने वाली एक बेहतरीन फैक्ट्री है। मैंने इनके बारे में एक अविश्वसनीय आंकड़ा पढ़ा है। स्रोत कहता है कि एक स्वस्थ इंसान की किडनी रोजाना लगभग 180 लीटर तरल छानती है। ये सच है? ये तो पानी की एक बड़ी टंकी के बराबर है। ये इतना ज्यादा क्यों छानती है? इस प्रक्रिया में इतनी मेहनत क्यों लगती है? ये सवाल ही इस सिस्टम की खूबसूरती को दिखाता है। हर किडनी के अंदर लाखों छोटी छोटी छानने वाली मशीनें होती हैं, जिन्हें वृकाणु या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन? हाँ, किडनी का तरीका यह है कि वो पहले खून में से प्लाज्मा का लगभग सब कुछ छानकर बाहर निकाल लेती है। अच्छा बुरा सब कुछ। सब कुछ। यूरिया जैसा जहरीला कचरा तो निकलता ही है, साथ में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, नमक और ढेर सारा पानी भी निकल जाता है। लेकिन ये तो बहुत बर्बादी हुई। अगर सब कुछ बाहर निकल गया तो हम तो कुछ ही घंटों में डिहाइड्रेट हो जाएंगे। यहीं पे दूसरा कदम आता है। छानने के बाद शरीर एक एक करके उन सभी जरूरी चीजों को वापस सोख लेता है जिनकी उसे जरूरत है। मतलब रीअब्जॉर्प्शन? बिल्कुल। पूरा ग्लूकोज, जरूरी नमक और लगभग सारा पानी। ये एक तरह का ब्रूट फोर्स तरीका है। पहले सब कुछ फेंक दो ताकि ये पक्का हो जाए कि कोई भी कचरा छूट न जाए, और फिर जो काम का है उसे वापस उठा लो। वाह! इसी वजह से 180 लीटर छन्ने के बावजूद हम दिन में सिर्फ 1 या 2 लीटर ही मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। बाकी 99% वापस शरीर में चला जाता है। ये तो कमाल का डिजाइन है। पहले सब साफ करो, फिर जरूरी सामान वापस रख लो। और अगर किसी की किडनी काम करना बंद कर दे, तब अपोहन यानी डायलिसिस का सहारा लिया जाता है। डायलिसिस मशीन असल में एक कृत्रिम किडनी की तरह काम करती है, जो शरीर से खून निकालकर उसे साफ करके वापस शरीर में डाल देती है। और हमारे दोस्त पौधे, वे अपना कचरा कैसे बाहर निकालते हैं? पौधे भी बहुत चतुर होते हैं। उनके पास कोई खास उत्सर्जन अंग नहीं होता, तो वे अलग अलग तरकीबें अपनाते हैं। जैसे? अतिरिक्त पानी को तो वे वाष्पोत्सर्जन से भाप बनाकर उड़ाई देते हैं। कुछ बेकार पदार्थों को वे अपनी पत्तियों में जमा कर देते हैं और जब पत्तियां गिरती हैं तो कचरा भी साथ चला जाता है। बिल्कुल। पतझड़ का मौसम असल में पेड़ों का कचरा फेंकने का दिन है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, बिल्कुल। कुछ पौधे गोंद और रेजिन के रूप में भी अपना कचरा बाहर निकाल देते हैं। प्रकृति में हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज की इस पूरी चर्चा को समेटे तो ऐसा लगता है कि जीवन कोई एक चीज नहीं, बल्कि इन सभी प्रक्रियाओं का एक बेहद जटिल और खूबसूरत डांस है। पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, ये चारों पहिए जब तक एक साथ सही तालमेल में घूम रहे हैं, तब तक जीवन की गाड़ी चल रही है। बिल्कुल सही कहा।
ये एक निरंतर चलने वाला काम है जो हमारे शरीर के अंदर हर पल चुपचाप होता रहता है। यह हमें याद दिलाता है कि एक जीवित शरीर कितनी जटिल, कुशल और सुव्यवस्थित मशीन है, जिसका हर पुर्जा दूसरे पर निर्भर है। हाँ, कोई भी एक सिस्टम फेल होता है तो पूरी मशीन रुक जाती है। इसी बात से जुड़ा एक विचार स्रोत के अंत में दिया गया है, अंगदान के बारे में। एक बहुत जरूरी विषय। जब हम ये समझते हैं कि ये सभी प्रणालियां कितनी बारीकी से एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो ये सोचना और भी गहरा हो जाता है कि एक इंसान का शरीर दूसरे को जीवन दे सकता है। सही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जब जीवन इन सभी प्रक्रियाओं का एक नाजुक संतुलन है, तो इस अद्भुत